नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के ज्ञान के विशाल सागर में गोता लगा रहे हैं। जी, हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें इतिहास है, नाटक, काव्य, यहाँ तक कि विज्ञान और दर्शन भी। हाँ, हेरोडोटस जैसे यूनानी इतिहासकार भी हैं, तो कालिदास जैसे महाकवि और आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ भी। नजरिए बहुत हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि सिर्फ नामों की लिस्ट ना बनाएं, बल्कि इन स्रोतों से कुछ खास बातें, कुछ दिलचस्प पहलू निकालें। सही। देखें कि ये पुरानी बातें आज भी हमें क्या बता सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं इतिहास से शायद। हाँ, अच्छा रहेगा। जैसे हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहते हैं। उन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिका में वो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के भारत फारस के रिश्तों का जिक्र किया है। अच्छा, तो ये एक बाहरी नजरिया हुआ जी। कि बाहर की दुनिया भारत को कैसे देख रही थी। और अगर भारत के अंदर देखें तो कल्हण की राजतरंगिणी का नाम आता है। हाँ, कल्हण। ये संस्कृत में कश्मीर के राजाओं का कह सकते हैं पहला व्यवस्थित इतिहास है। 12वीं सदी में लिखा गया है ना। जी। जी, जयसिंह के शासनकाल में पूरा हुआ। और ये सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है, मतलब उस दौर के समाज की भी एक झलक मिलती है इसमें। सही। इतिहास के साथ साथ साहित्य भी तो जोरों पर था, खासकर गुप्त काल में। हाँ, गुप्त काल। उसे तो अक्सर संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। गद्य और पद्य दोनों में खूब काम हुआ। बिल्कुल। जैसे विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। हाँ, ये नाटक तो कमाल का है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य कैसे नंद वंश को हटाते हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो जासूसी है, उस जमाने की सामाजिक आर्थिक बातें हैं। मौर्य काल को समझने का एक अच्छा जरिया है ये। सही कहा। और गुप्त काल की बात हो और कालिदास का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, महाकवि कालिदास। पर उन्हें इतना महान क्यों मानते हैं? क्या खास है उनकी रचनाओं में? देखिए, उनकी रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है या मेघदूत, उनमें भावनाओं का, प्रकृति का जैसा चित्रण है वो बेजोड़ है। भाषा ऐसी कि आज भी दिल को छू जाए। उनका पहला नाटक मालविका अग्निमित्रम भी तो है। राजा अग्निमित्र और मालविका की कहानी। जी हैं, वो भी काफी प्रसिद्ध है। कालिदास के अलावा भी तो बहुत कुछ है संस्कृत साहित्य में। अरे बहुत कुछ। जैसे शूद्रकम ऋच कटिकम। मिट्टी की गाड़ी। उसमें आम लोगों की जिंदगी है, प्यार है, थोड़ी क्रांति भी है ना? उस दौर के हिसाब से काफी अलग। बिल्कुल अलग। या फिर दंडी का दशकुमार चरितम, 10 राजकुमारों के अजब गजब कारनामे। हाँ, एक तरह का एडवेंचर नॉवेल जैसा लगता है। लिस्ट तो बहुत लंबी है। भास का स्वप्न वासव दत्तम, भारवी का किरातार्जुनियम, जिसमें अर्जुन और शिव का युद्ध है। माघ का शिशुपाल वध, श्रीहर्ष का नैषधीय चरित, जयदेव का गीत गोविंद भी तो है बंगाल से। हाँ, 11वीं-12वीं सदी का। और मजे की बात ये कि शासक खुद भी लिख रहे थे। जैसे राजा हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद लिखे, या पल्लव राजा महेंद्र वर्मन का मत्तविलास प्रहसन। वाह, मतलब साहित्य सिर्फ कवियों तक सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर तरह का स्वाद था, हर तरह के लेखक थे। अच्छा, साहित्य से थोड़ा आगे बढ़ें तो दर्शन और संवाद की भी एक मजबूत परंपरा देखती है। हाँ, जैसे मिलिंद पाहन, ये पाली भाषा में है। इसमें एक बौद्ध भिक्षु नागसेन और एक यूनानी राजा मिलिंद के बीच सवाल जवाब हैं। जी, ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियां, अलग-अलग विचार मिल रहे थे, टकरा रहे थे और कुछ नया बन रहा था। विचारों का आदान प्रदान। बिल्कुल। और इसी कड़ी में अश्वघोष जैसे बौद्ध कवियों का काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनका बुद्ध चरित, बुद्ध के जीवन पर संस्कृत महाकाव्य है। हाँ, ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये उच्च कोटि का साहित्य भी है। सही। अच्छा, अब उस क्षेत्र पर आते हैं जहां प्राचीन भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, गणित और खगोल विज्ञान। हाँ, और यहाँ सबसे पहला नाम आता है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट, क्या कमाल की किताब है। कमाल इसलिए कि उस जमाने में, सोचिए, उन्होंने कह दिया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है और सूरज के चक्कर लगाती है। ये बातें यूरोप में तो सदियों बाद मानी गईं। उन्हें त्रिकोणमिति का जनक भी कहते हैं ना। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री की नींव रखने का श्रेय भी उन्हें जाता है। और फिर शून्य की खोज, जीरो। हाँ, किसी गुमनाम भारतीय गणितज्ञ की देन। पर सोचिए, इस एक खोज ने गणित की, विज्ञान की पूरी दुनिया बदल दी। अरबों के जरिए ये यूरोप पहुंचा और आज तो कंप्यूटर से लेकर हर चीज इसी पर आधारित है। बिल्कुल, ये ज्ञान का कैसा प्रवाह था। इसी परंपरा में फिर वराहमिहिर आते हैं, उनकी पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, और बाद में 12वीं सदी में
भास्कर द्वितीय यानी भास्कराचार्य। जी, उनकी इस सिद्धांत शिरोमणि, जिसमें लीलावती जैसा गणित का अद्भुत ग्रंथ है, बीज गणित पर काम है। ये परंपरा लगातार चलती रही। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ और नाम है जिनका जिक्र जरूरी है? हाँ, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, संस्कृत व्याकरण की आधारशिला, बिल्कुल, या वात्सायन का कामसूत्र, जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं। हाँ, ये सिर्फ सेक्स मैनुअल नहीं है। नहीं, ये उस दौर के सामाजिक जीवन, रीति रिवाजों का भी एक दस्तावेज है। और हाँ, पंचतंत्र की कहानियां, वो कैसे भूल सकते हैं? वो तो दुनिया भर में मशहूर हुई। उनका फारसी अनुवाद भी हुआ मुगल काल में, अबुल फजल ने किया आयारे दानिश। तो ये सारी कृतियां, ये सारे लेखक, क्या तस्वीर उभरती है इनसे? तस्वीर ये उभरती है कि ज्ञान किसी एक दायरे में बंधा नहीं था। इतिहास, साहित्य, दर्शन, विज्ञान सब एक दूसरे से जुड़े थे, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। वाकई, इन स्रोतों को जब देखते हैं तो लगता है प्राचीन भारत विचारों और खोजों का एक बहुत ही जीवंत केंद्र था। हाँ, यहाँ इतिहास लिखा जा रहा था, कालजयी नाटक रचे जा रहे थे, ब्रह्मांड के रहस्यों पर बहस हो रही थी, गणित में नई खोजें हो रही थीं। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो है ज्ञान का ये प्रवाह, ये आदान प्रदान। जैसे मिलिंदपन्हा में हमने देखा अलग अलग संस्कृतियों का संवाद। हाँ, या शून्य का भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैल जाना। ये सोचने पर मजबूर करता है कि उस जमाने में बिना आज की टेक्नोलॉजी के भी ज्ञान और विचार कैसे यात्रा करते थे, कैसे साझा किए जाते थे। ये बात तो है। शायद आज की इस कनेक्टेड दुनिया में हमें ये सोचना चाहिए कि हम विचारों के इस खुले आदान प्रदान को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, कैसे और प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है।